हिरोमी की बहुत अच्छी कहानी है। उनका बच्चा खुद अल्सरेटिव कोलाइटिस से डील कर रहा था, 5 साल का बच्चा। तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर हिरोमी शिन्या उनमें से है जो वर्ल्ड के टॉप 10 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जापान में भी प्रैक्टिस करते, 6 महीने यूएस में प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने देखा कि मैं इतना बड़ा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे से पीए प्राइम मिनिस्टर, क्वीन, राजा महाराजा इलाज कराने आते, मेरा बच्चा खुद आंतों की बीमारी से जूझ रहा है और मैं इसे दवाइयों से ठीक नहीं कर पा रहा। तो वहां डॉक्टर हिरोमी शिन्या का दिमाग घुमा कि नहीं यार, दवाइयां खिलाते हुए मुझे 5 साल हो गए, मुझे कुछ बदलने की जरूरत है, कुछ सोचने की जरूरत है, क्योंकि जापान के अंदर इस तरह की बीमारियां नहीं होती है। तो उन्होंने देखा कि यार जापान की जो डाइट है, अगर मैं उसको फॉलो करवाऊं अपने बच्चे को, तो शायद चीजें ठीक हो सकती है। तो उन्होंने पानी के बारे में वो जानते थे, क्योंकि वो उस टाइम के डॉक्टर थे जब एसिडिक वाटर के बारे में, एसिडिक रेन के बारे में और ये कैंगन पानी के बारे में पूरी रिसर्च चल रही थी और ये डिवाइस बना ही था। तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया, खान पीन में सुधार किया, बहुत सारी चीजें बदली। आज जैसे दादा क्लासेस लेते हैं और आपको बताते रहते हैं, तो ज्यादा दादा के जो नुस्खे हैं, वही सारी चीजें जो है वो डॉक्टर हिरोमी शिन्या ने करे और उनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। आज की डेट में आप किसी के पास भी जाओगे, बोलोगे इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी, इसकी आंतें खराब हुई, आंतों से खून आता है, इसको खाना नहीं पचता, वो ये कहेगा ये तो जिंदगी भर की बीमारी है, ये तो ऑटो इम्यून डिजीज है, हो गई, इसकी जीन खराब है, ये जिंदगी भर ये बच्चा ऐसे ही जिएगा और ऐसे ही मरेगा। लेकिन अगर उन्होंने अपने बच्चे को ठीक किया, जो वर्ल्ड के टॉप 10 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि आंतों की जांच कोलोनोस्कोपी से कैसे करते हैं, कोलोनोस्कोप जिन्होंने अपने बच्चे के लिए इजाद किया, उन्होंने अपने बच्चे के लिए कोलोनोस्कोप बनाया जिससे आज दूरबीन की जांच होती है। उस दूरबीन की जांच को आज सारे डॉक्टर कर रहे हैं, वो दूरबीन उन्होंने बनाई। उस दूरबीन से सर्जरी कैसे करनी है ये उन्होंने सिखाया दुनिया को। और जब वो व्यक्ति पानी के बारे में इतनी बात कर रहा है और उसने अपने बच्चे को ठीक किया और वो बता रहा है कैसे आप अपनी आंतों को सही कर सकते हो इस पानी की मदद से, तो मेरे ख्याल से वो किताब के बारे में जानने की आवश्यकता है लोगों को। फिर बात है कि उन्होंने तो लिख दिया, उसकी जानकारी हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, डॉक्टर जेरी टेनेट है, आई के सर्जन है, वर्ल्ड के टॉप 10 सर्जन में था। आज भी जो आंखों के लेंसेज आते हैं वो टेनेट लेंसेज के नाम से आते हैं, उनके नाम से है वो लेंस। तो वो इतने बड़े सर्जन थे जिन्होंने आई के लेंस बनाए। आज लड़कियां आंखों के चश्मे हटाने के लिए लैसिक सर्जरी कराती है, तो वो लैसिक मशीन उन्होंने बनाई। उनकी कहानी नहीं पता लोगों को, वो टॉप इतने बड़े सर्जन, उनसे दुनिया के बड़े बड़े लोग इलाज कराने के लिए आते थे, वो खुद ब्रेन की बीमारी से ग्रसित हो गए। उस समय कोई एलोपैथिक इलाज उनको ठीक नहीं कर पाया, किसी तरह के कोई बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए। तो वो कहानी बताते हैं कि हीलिंग इज वोल्टेज, कैसे मैंने अपने शरीर की वोल्टेज बनाई। ये पानी आपका जब -800 -850 मिली वोल्ट का पानी जब आपकी बॉडी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स देगा, आपकी बॉडी में ये वोल्टेज बढ़ाएगा, तो आपके शरीर की कोशिकाएं ठीक होगी और आपकी बीमारियां भी ठीक होगी। और उस तरीके से उन्होंने अपने ब्रेन को सही किया। और जो व्यक्ति जिसने दुनिया को आई सर्जरी सिखाई, जिसने दुनिया के लिए आई लेंसेज दिए ताकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो सके, जिसने चश्मा हटाने के लिए लैसिक मशीन बनाई, वो बंदा 5 साल बाद रिकवर हुआ, जो बिस्तर पे आ गया था, जिससे केवल किताबें भी नहीं पढ़ी जा रही थी, जो 16 घंटे सोता था। अगर ऐसा व्यक्ति बिस्तर से बाहर निकल के आ गया और वोल्टेज ने उसकी बॉडी में इतनी हीलिंग कर दी है, जो बिस्तर पे आ गया था और उसके बाद उसने सर्जरीज करी हैं, दुनिया को और भी सारी चीजें दी है और ये किताब हमें दी। तो उस पुस्तक में उनके जीवन की वो कहानी लिखी और उन्होंने पूरा बताया है कि कैसे योगा, मेडिटेशन, अच्छा खाना, है ना, अच्छा पानी आपके शरीर की वोल्टेज बढ़ा सकता है, स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। इसके ऊपर मैंने एक अर्थिंग का वीडियो भी बनाया था कि कैसे आप कैंगन पानी के अंदर पैर डुबो करके वोल्टेज ले सकते हो, है ना, कैसे वो आपको एनर्जी दे सकता है और उस तरीके से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, कैसे आपके शरीर की उससे वोल्टेज बढ़ती है, आपके घुटनों से जब एनर्जी आएगी, है ना। पहले के लोग जब बैठते थे योग करने के लिए, तो आपको ध्यान होगा कि वो पोजीशन लगाते थे, पैर जो अलगती पालगती यूं करके क्रॉस करके हम बैठते हैं, आपने देखा होगा योगियों का, या गौतम बुद्ध भी बैठे हुए तो इस पोज में बैठते हैं दोनों पैर को क्रॉस करके। तो उनकी जो एड़ियां हैं नीचे जमीन को टच करती है, वो कच्ची मिट्टी पे बैठते हैं, एड़ियां जमीन को टच करती है, जमीन से एनर्जी लेती है, जमीन की अर्थिंग की एनर्जी आती है और वो उस योग मुद्रा में बैठते हैं, नीचे से एनर्जी चढ़ती है और ब्रेन पे जाती है ना। तो वो इसी तरीके से आपका कुंडली जागरण भी कहते हैं। वो बेसिकली एनर्जीज आपकी आ रही है, कहाँ से आ रही है, धरती से आ रही है। अभी धरती पे आपको कम से कम 2 घंटा मेडिटेशन की मुद्रा में बैठना पड़ेगा, पानी में पैर डुबो के आपको 20 मिनट बैठना। तो 20 मिनट में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके घुटने से होते हुए, शरीर से चढ़ते हुए आपके दिमाग तक आ जाएंगे। पद्मासन बिल्कुल सही लिखा है। तो ये पद्मासन जो है, ये पद्मासन नहीं, आप रिलैक्स आसन करो, यूं पैर करके बैठ जाओ पानी के अंदर और यूं करके, बस वो हो गया आपके। तो इसी में आपका आसन इसमें पूरा हो जाएगा, है ना। तो हमारे जो योग साइंस है, आयुर्वेद का भोजन है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं और ये ऐसे ही नहीं लिखी गई। ठीक है ना, वो जो हमारा पुराना विज्ञान है, जिस जो भोजन पानी के बारे में लिखा गया है, वो वास्तविकता है। बस ये है कि हम आज की दुनिया में पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक खाने वाले लोगों को, हम उस साइंस से बहुत दूर हो गए, हमें उस पर विश्वास नहीं रहा, है ना। बॉडी की पीएच के बारे में बात करते हैं ना,
डॉक्टर ओटो हेनरिच है, उन्होंने बताया कि आपकी बॉडी एसिडिक होगी तो आपको कैंसर होगा, आपको सारी बीमारियां एसिडिक शरीर में आएगी, है ना। तो गंगा जी, ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया, शिव जी ने जटा में गंगा जी धारण करी, और वो गंगा जी का पानी 8.5 से 9.5 pH का है। अभी लोग प्रयागराज गए, उन्होंने पानी चेक करा, गंगा पानी जो है वो 9.5 pH का आ रहा है ना। 8.5 9.5 pH का गंगा का पानी है, उद्गम पे 9.5 pH का पानी है। तो लोगों को ये तो समझ में आया कि गंगा का पानी जो है वो शुद्ध पानी है, गंगा जी ऐसे ही नहीं पूजी जाती, उसका पीएच भी एल्कलाइन नेचर का है। तो वैसा पानी जब हमारे शरीर में जाएगा तो हमारे शरीर का जो एसिडिक नेचर है वो खत्म होगा। कहाँ से आता है एसिडिक नेचर? डॉक्टर ओटर हेनरिच कहते हैं कि आपका शरीर एसिडिक होगा तो वहां बीमारियां पनपेगी, कैंसर भी वहीं आएगा। तो आपके शरीर की आप एल्कलिनिटी बढ़ाओगे आपके डाइट से, पानी से, तो आप कैंसर जैसी बीमारी को हरा सकते हो, है ना। क्योंकि दवाइयां जो है आपके शरीर को और एसिडिक बनाती है। जब आप कैंसर किसी मरीज को हो गया है, आप उसको कीमोथेरेपी दे रहे हो, रेडियोथेरेपी दे रहे हो, आपके सेल्स को जला रहे हैं, वो जलाने से आपका शरीर और एसिडिक हो रहा है। तो एक तरफ तो आपने कैंसर सेल्स को जला दिया, कीमो दे दी है, रेडियो दे दी है, लेकिन बाकी सेल्स, बाकी जो कोशिकाएं हैं आपके शरीर की, वो तो एसिडिक हो रही हैं। तो कैंसर कैसे खत्म होगा आपका? क्योंकि आपने बाकी सेल्स को तो मजबूत नहीं करा। इसीलिए 97% कैंसर के मरीज 5 वर्ष के अंदर अंदर मर जाते हैं। ये यूनिवर्सल डेटा है। कारण क्या है? कैंसर कोशिका को मारने के लिए तो आपने कीमोथेरेपी दे दी, रेडियोथेरेपी दे दी, आपने सब कर लिया, लेकिन शरीर को आप इन सब चीजों के साथ और एसिडिक बनाए जा रहे हो, उसमें पनपने, कैंसर के पनपने की गुंजाइश को और बढ़ाया जा रहा है। तो फिर दवाइयां लेते रहते धीरे धीरे पता लगता है लीवर में फैल गया, ब्रेन में फैल गया, स्पाइन में फैल गया, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब शुरू में कैंसर सेल्स खत्म होने लगते हैं तो उसे बड़ी खुशी होती है। 6 महीने में अरे मेरा कैंसर बिल्कुल साफ हो गया, ऑपरेशन करके सही कर दिया। 1 साल बाद वो टेस्ट कराता है कि मेरे टेस्ट अब नेगेटिव आने लगे, और अचानक से 1.5 2 साल बाद सदमे में आता है कि यार कैंसर वापस आ गया। फिर वो कहता है डॉक्टर कह रहे हैं सेवा करो, 6 महीने में चले जाओ। क्योंकि अभी तक जो आपके पास समय था 1.5 साल का, इसमें आपने शरीर के नेचर को नहीं बदला, इसे अल्कलाइन नहीं करा। अल्कलाइन होता क्या है? प्रकृति हमें दे रही है अल्कलाइन। प्रकृति, आयुर्वेद भी कहता है कि आप शरीर को जितना आप अल्कलाइन नेचर का अंदर से बनाओगे, क्योंकि आपकी कोशिकाएं उसी नेचर में काम करने के लिए बनी। जितना आपका शरीर एसिडिक नेचर में जाएगा उतना खराब। लोग, आप कभी किससे बात करोगे, डॉक्टर से बात करोगे, बोले नहीं आप ब्लड का कभी भी चेक करो, आपकी पानी में डुबोने वाली थेरेपी, ये बच्चों की जो थेरेपीज है ना, आप बाकी सेशंस में दादा से पूछते रहना। मैं कॉमन टॉक करने के लिए बैठा हूँ या किसी को थेरेपी बताने के लिए नहीं बैठा, ठीक है। तो आप इस तरह का जो नेचर है, अभी कच्चा जितना खाते हैं अपन, है ना, जो भी हम खा रहे हैं वो सब अल्कलाइन नेचर का है ना। सेल्स कैसे, कई लोग कहेंगे, डॉक्टर अभी कहते हैं कि भाई आपका जो ब्लड है वो हमेशा एक पीएच मेंटेन करता है, आपके ब्लड की पीएच 7.42 है। आपका शरीर एसिडिक भी होगा तो भी क्या, आपका ब्लड तो हमेशा सेम पीएच मेंटेन करता है। वो पीएच मेंटेन करता है, लेकिन वो पीएच मेंटेन कैसे करता है, कहां से? वो आपकी कोशिकाओं से अपना पीएच मेंटेन करता है ब्लड। इस हम क्या टेस्ट कराते हैं? क्या हम अपनी हड्डी का सैंपल देते हैं जांच के लिए कि भाई इसको चेक करो ये एसिडिक है कि एल्कलाइन है? नहीं देते हम लोग। हम क्या हमारी मांसपेशियों का अंदर से लीवर का टुकड़ा निकाल के देते हैं कि भाई चेक करो ये कितना खराब हो गया? हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड तो आपका जब तक कोई अंग 80% खराब नहीं हो जाए, आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मली आने वाले। लीवर जब पूरा डैमेज हो जाता है तो आपको पीलिया होता है। आपके गुर्दे पूरे खराब होते हैं तब आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है, तब तक तो डायलिसिस की नौबत आ जाती है। हार्ट पूरा खराब हो जाता है तब तक तो बाईपास और छल्ले डालने की नौबत आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई ब्लड टेस्ट मुझे बता देगा कि मेरे को बीमारी आने वाली कि नहीं आने वाली, तो आपकी गलत फहमी है। ब्लड टेस्ट तो तब खराब होते हैं जब आपका 80% शरीर खराब हो चुका होगा। उस समय तक तो आपको कोई ना कोई बड़ी बीमारी घेर चुकी होगी, वो समय नहीं है शरीर सही करने का। तो ब्लड टेस्ट करा के हम देखते हैं कि पीएच तो आपके ब्लड की मेंटेन्ड है, लेकिन वो आपकी कोशिकाओं को खाते हैं, वो आपकी हड्डियों में से आपका कैल्शियम निकालते हैं और ब्लड जो है वो एल्कलाइन हो जाता है। मतलब 7.42 उसकी पीएच को मेंटेन कर लेता है, वो बफर है। तो आपकी हड्डियों से उसने ले लिया, आपके कोशिकाओं से उसने ले लिया, और इस सब में क्या है, कोशिकाएं एसिडिक हो गई पूरी। और वो जो एसिडिक कोशिकाएं हैं वो कमजोर हो गई तो हड्डियां गलेगी, ऑस्टियोपोरोटिक हो जाए। तो हड्डियों में कैल्शियम कम हो गया, हम ब्लड का कैल्शियम चेक कराते हैं, ब्लड का कैल्शियम नॉर्मल ही आएगा। हड्डियां कमजोर हो गई है, हड्डियां ऑस्टियोपोरोटिक हो गई है, उन कमजोर हो गई है, उनमें कैल्शियम कम है, ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल आ रहा है। कैल्शियम कहाँ चाहिए हमें? हड्डियों में चाहिए, क्योंकि ब्लड तो हड्डियों से खींच लेगा। तो अगर हड्डियां अगर कमजोर हो गई, इसका मतलब कैल्शियम की कमी शरीर में है, आप ब्लड का कैल्शियम मत चेक कीजिए। तो वहां देने के लिए आपकी डाइट वो आपको करेगी। आपकी बॉडी का जो अल्कलाइन नेचर है वो आपकी कोशिकाओं में चाहिए, ना कि आपकी ब्लड में चाहिए। तो वो कोशिकाएं कैसे होगी? जब आप अल्कलाइन डाइट लेंगे। अल्कलाइन डाइट में क्या आता है? कच्चा भोजन। कच्चा क्या होता है? फ्रूट, सलाद, ककड़ी, खीरा, जितनी चीजें, जो चीज आपने आग में सेक दी, तवे में ताप दी, तेल में तल दी, वो सब एसिडिक
हो जाता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है, वो आपके स्वास्थ्य को बहुत लाभ नहीं देता। जिस भी चीज को आप गर्म कर देते हैं, सेक देते हैं या उसका रूप बदल देते हैं, वो खत्म हो जाती है, वो एसिडिक हो जाती है। तो जितना आप कच्चा भोजन खाने की आदत डालेंगे, उतना आपके शरीर की नेचर जो है वो मेंटेन रहेगी, उतना आपको स्वास्थ्य लाभ रहेगा। क्या हम पानी को बना सकते हैं पूड़ी पकौड़ी की तरह? नहीं, पानी को आप केवल कच्चा ही ले सकते हैं, एक ही रूप। तो कैंगन पानी क्यों आपके भोजन से ज्यादा गुण करता है? क्योंकि इसको लेने का तरीका ही केवल कच्चा है। ये पानी कब पकता है? जब आप इसे स्टोर कर लेते हो तो ये 3 दिन बाद पक जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, सिक जाता है। आप इसे उबाल लेते हो, बहुत देर तक उबालते रहते हो, तो इसके गुण समाप्त होने लग जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि साहब हमें तो गर्म पानी पीने की आदत है। आपको गर्म पानी पीने की आदत है, आप गर्म पानी पीजिए, कैंगन वाटर को भी आप गर्म कीजिए, है ना। लेकिन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एक गैस है, उड़ जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स खत्म होने लग जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसकी कम हो जाएगी। तो आपने पानी बहुत अच्छा मशीन से निकाला, उसके गुणों को आपने आधा कर दिया। क्योंकि अब जैसे आपने खाना पकाया था, आपने लौकी कच्ची जूस पिया लौकी का, तो आपको पूरा गुण मिला। आपने लौकी की सब्जी बना ली, उसके गुण केवल 20-25% रह गए, क्योंकि लौकी अब एसिडिक नेचर की हो चुकी है, उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो चुके हैं। ऐसे ही पानी को भी जब आपने बना